हेलो बच्चा लोग, कैसे आप सब लोग? बढ़िया, ठीक है। तो बच्चा अपन ने 11वीं क्लास का ह्यूमन फिजियो में डाइजेस्ट सिस्टम स्टार्ट करा, ठीक है। लगभग 4 लेक्चर अपन ने कंप्लीट करे और उसके अंदर अपन ने जो भी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जो मैंने आपको लिखवाया था कि मैंने आपको चीज़ बताई थी कि डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर अपने ऑर्गन्स और ग्लैंड्स आती है, ठीक है बच्चा। ऑर्गन और ग्लैंड्स के अंदर फिर मैंने आपको फर्स्ट ऑर्गन मैंने बोला कि सबसे पहले मैं आपको सभी ऑर्गन्स या जो ग्लैंड्स है आपकी उसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। देन फिर एक साथ अपन डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे ताकि आपको ये रहे कि हाँ स्ट्रक्चर तो क्वेश्चन आता है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा लेंदी हो जाए बट इट्स ओके, चलता है इतना तो, ठीक है। तो आज अपन अपना जो टॉपिक पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी के बिहाफ पर और क्वेश्चन के बिहाफ पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अच्छे से इसको समझना, ठीक है बच्चा। चलो, तो पिछले लेक्चर में बच्चा मैंने बकल कैविटी कंप्लीट कर लिया, अपन ने कंप्लीट करा था। तो बकल कैविटी के अंदर अपन ने मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना बच्चा। तो सबसे पहले अपन ने बकल कैविटी अपन ने कंप्लीट कर ली थी, है ना बच्चा, ठीक है। बकल कैविटी में अपन ने सब कुछ देखा था कि टीथ के बारे में पढ़ा अच्छे से, टंग के बारे में पढ़ा, देन सलाइवरी ग्लैंड के बारे में अच्छे से पढ़ा, ठीक है। मैंने आपको पूरा डिटेल पढ़ाया था, एडिशनल जितना भी था सब मैंने आपको, इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था, मैंने फिर आपको दूसरा जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम के अंदर जो दूसरा ऑर्गन आता है देन फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स के लिए मैंने आपको एक ही बात बोली थी कि फेरिंग्स इज अ कॉमन चैम्बर, है ना, एयर और फूड के लिए कॉमन चैम्बर होती है। अब मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगी, अब थोड़ा सा रिलेट करके बताऊंगी। मैंने आपको बोला था कि अब इस लेक्चर के बाद अपन डायग्राम से शो करेंगे, तो फटाफट डायग्राम बनाएंगे, अच्छा खासा डायग्राम बनाएंगे, अच्छे से देखना, ठीक है। चलो, तो यहाँ बना दूँ, यहाँ बनाऊँ, यहाँ बना दूँ, साइड में बना देती हूँ, है ना, तो ज़्यादा सही है। वैसे तो एक मिनट, है ना, मैं दूसरी चौक ले लेती हूँ। चलिए स्टार्ट करें। तो कुछ इस तरीके का इंसान होता है ना, ये देखो दिख रहा है आपको, है ना। अपन को सिर्फ मेन पार्ट पे बात करनी है, ठीक है। देन कुछ ये है, डार्क कर देती हूँ मैं तो थोड़ा आपको सही लगेगा। लेबलिंग वगैरह सब कर देंगे इसमें। हाँ, अब यहाँ पर ये ट्यूब है, यहाँ पर ये ट्यूब है और ये कुछ स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी क्या है सब एक साथ ही बताऊंगी क्या होते हैं ये, है ना। अब इसके आगे की बात नहीं करेंगे, इतनी बड़ी गर्दन नहीं होती, एक्चुअली इतनी बड़ी गर्दन नहीं होती, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया, ठीक है। चलो, अब दिस इज नेजल पास और ये है आपका लोअर जो, और ये कैविटी आपकी बकल कैविटी, और ये पैलेट था जिसको रगी बोला था, और नेजल पैसेज था, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अपन ने देखा था, ठीक है। चलो मैं लेबलिंग कर देती हूँ फटाफट, है ना। ये जो पार्ट होता है ये वाला ना, ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं अपन नेजल पोर। जो अपने बाहर का जो नाक होती है, नाक के जो बाहर के जो पोर होते हैं ना उसको नेजल पोर बोलते हैं, या फिर, है ना, एक्सटर्नल नेयर्स भी बोलते हैं। बच्चा इस कैविटी को अपन बोलते हैं नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर बोल लो, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, नेजल चैम्बर। ये अपन रेस्पिरेटरी वाला सिस्टम होगा जब इसको अपन डिटेल में करेंगे, ठीक है। अब ये वाली जो कैविटी होती है, इस कैविटी को, ये वाला स्ट्रक्चर क्या आता है बच्चा, इस वाले ओपनिंग को क्या बोलते हैं, इस ओपनिंग को अपन बोलते हैं माउथ। मैंने माउथ और बकल कैविटी में डिफरेंस बताया था। और ये जो पूरी होती है, ये स्ट्रक्चर को अपन ने पूरा बोला था बकल कैविटी, ठीक है। बकल कैविटी के अंदर अपन ने टीथ, टंग वगैरह सब कर ली थी, ठीक है। यहाँ होती है टंग अपनी, ठीक है, यहाँ टंग थी, और ये मैं लिख नहीं रही तीनों के नाम, आप समझ जाना, ठीक है। अच्छा, फिर अपन ने देखा था ये वाला पार्ट। अब ये क्या होता है, अब इसका नाम अपन देखें क्या होता है, ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। यूव्यूला था, अभी क्या होता है सब बताऊंगी मैं। और फिर यहाँ ये वाला जो पार्ट था अपना, यहाँ से लेकर ये पूरा पार्ट, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, फेरिंग्स। ये अपन ने बात करी थी,
ठीक है, ये फेरिंग्स था। देन ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये है अपना ट्रेकिया, ठीक है बच्चा। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये वाली जो ट्यूब है ये है अपनी ईसोफेगस, ईसोफेगस हाँ, या फिर अपनी पूरी एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ से अपनी स्टार्ट हो जाएगी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही फर्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दी थी। खैर वो अभी वापस बताऊंगी मैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जब अपन इंसान के, अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है? हाँ, तो देखो बच्चा, तो ये है अपना कुछ स्ट्रक्चर, ये है माउथ के अंदर का स्ट्रक्चर होता है, तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। इस वाले स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने पूरी बात कर ली थी। यहाँ होते रगी पैलेट होते हैं, ये पूरी बकल कैविटी में टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड अपनी होती है, उसके बारे में अपन ने बात कर ली थी, ठीक है। अब फिर फेरिंग्स के लास्ट मैंने फेरिंग्स बताया था। फेरिंग्स के लिए मैंने एक बात बताई थी, फेरिंग्स जो होता है कॉमन चैम्बर होता है। क्यों? इसका रीज़न भी बताया था मैंने, यहाँ से एयर भी आएगी, यहाँ से खाना भी आएगा, ठीक है ना, एयर भी आएगी, खाना भी आएगा, तो एक ही चैम्बर में जब एयर और फूड जाता है तो उसको अपन कॉमन चैम्बर कहेंगे, ठीक है। तो अब ट्रेकिया के अंदर तो यहाँ से आएगी एयर, यहाँ जाएगी एयर, ठीक है, और खाना जाएगा इधर। तो आपको ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ कहाँ देखने को मिलती है? फेरिंग्स में देखने को मिलती है। तो जो क्रॉस एरिया जो देखने को मिलता है आपको, क्रॉस एरिया, वो कहाँ देखने को मिलता है? फेरिंग्स में देखने को मिलता है। आपको दिख ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ये पूरा चेम्बर क्या कहलाता है? फेरिंग्स कहलाता है, ठीक है बच्चा, ये बात आपको क्लियर है? अच्छा, अब अपन आगे का अब बकल कैविटी को पीछे छोड़ दें, अब अपन आगे बढ़ेंगे। और आज का लेक्चर वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अब यहाँ से अब नीचे वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो अपना है मेन पार्ट। बगल कैविटी को ऊपर छोड़ दो, अब नीचे से जो स्टार्ट हो जाएगा वो अपना मेन पार्ट है, जिसमें अपन को क्या पढ़ना है? एलिमेंट्री कैनाल, ये ईसोफेगस पढ़नी है एक्चुअली में। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इसका अरेंजमेंट कैसे। अब बच्चा देखो, एक मजेदार बात बताती हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है हमेशा। देखो बच्चा, देखो क्या होता है बच्चा, ये है क्या? ये क्या है? अपनी ट्रेकिया, यानी गले के जस्ट ऊपर वाले, गले के जस्ट पास वाले। जब आप गले को आप अपने टच करते हो तो जो आपको ट्यूब दिखती है, जो आपको खुरदरा यानी जो ऐसी ब्रिसल जैसा या फिर आपको एक रफ सरफेस दिखता है, वो आपकी कौन सी सरफेस होती है? वो ट्रेकिया होती है। इस ट्रेकिया के ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, जिसकी वजह से ये थोड़ी आपको रफ दिखती है। इसके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में करेंगे, ठीक है। इसको अब यहीं छोड़ते हैं। जस्ट इसके पीछे, इसकी जस्ट पीछे की तरफ होती है अपनी ईसोफेगस, ठीक है। और जस्ट ईसोफेगस के पीछे तो ये अपनी होती है वर्टिब्री, यानी ये कुल मिला के अपनी स्पाइनल कॉर्ड है। सीधी भाषा में कहूँ तो ये पीछे की तरफ होती है अपनी स्पाइनल कॉर्ड, सीधी सटीक भाषा में, ठीक है ना, समझ में आया? तो जस्ट पीछे, बिल्कुल पीछे की तरफ जो होती है अपनी, वो कौन सी होती है? स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो कुछ इस तरीके का। अब बच्चों को ये पता नहीं होता कि ट्रेकिया किधर होती है और है ना जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो बच्चा मैं आपको एक मज़ेदार बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। देखो बच्चा, मान लो कि अपनी बॉडी बिल्कुल पोस्चर है, ठीक है। तो बच्चा आगे वाला जो हिस्सा होता है ना, जो आगे वाला जो फ्रंट हिस्सा होता है ना बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, उसको अपन बोलते हैं वेंट्रल साइड। क्या बोलते हैं? वेंट्रल साइड बोलते हैं। और जो पीठ वाला हिस्सा होता है, जो पीछे वाला हिस्सा होता है, उसको अपन डॉर्सल साइड बोलते हैं। ये बच्चा आपको याद रखना है, ये पॉइंट, यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। तो इससे क्या पता चला कि जो ट्रेकिया होती है, अब वो ट्रेकिया आगे की तरफ है। देखो, ट्रेकिया आगे की तरफ है, तो ट्रेकिया किस साइड होती है? आपके ह्यूमन बॉडी की वेंट्रल साइड होती है। किस साइड होती है? वेंट्रल साइड होती है। और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो कहाँ होती है? आपकी डॉर्सल साइड। ये आपको ध्यान रखनी है, ये कहाँ होती है? वेंट्रल साइड, है ना, ह्यूमन बॉडी की वेंट्रल साइड। और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होती है? डॉर्सल साइड। अब अगर आपसे ईसोफेगस का पूछे, क्योंकि अपन को इन दोनों से अभी कोई मतलब नहीं, अपना टॉपिक ही नहीं है, अपन को मतलब है ईसोफेगस है। तो ईसोफेगस का अगर पूछे तो ईसोफेगस है ना पीछे की तरफ होती है, तो पोस्टीरियर साइड पीछे की तरफ होती है, ध्यान रखना, यानी ट्रेकिया के पीछे की तरफ होती है। अब ट्रेकिया वेंट्रल है, अब ये पीछे की तरफ है, तो पीछे की तरफ खिसक रहा है, तो पीछे की तरफ क्या बोलते हैं अपन? डॉर्सल साइड। तो एक्चुअली में डॉर्सल साइड ही कहलाती है, लेकिन होती इन बिटवीन है, दोनों के स्पाइनल कॉर्ड और ट्रेकिया के बीच में होती है। तो बच्चा ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर? चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है? ये वाला। अब ये पढ़ाने से पहले मैं आपको एक और बात बताती हूँ। अब आप सोचोगे कि मैम खाना यहाँ पर आता है, तो खाना यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, तो खाने को यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो आप बोलोगे मैम यहाँ जाना है खाने को, तो लेकिन खाना तो यहाँ पर भी जा सकता है। ये भाई खाना यहाँ से आ रहा है, तो खाना तो यहाँ पर भी जा सकता है, ठीक है। तो खाना तो कहाँ जा सकता है? यहाँ पर भी जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि खाना यहाँ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चा क्या होता है, ट्रेकिया के जस्ट ऊपर की तरफ एक कार्टिलेज का फ्लैप होता है। ट्रेकिया के जस्ट ऊपर की तरफ एक कार्टिलेज का फ्लैप होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? एपिग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्या बोला मैंने कि ट्रेकिया के जस्ट ऊपर की तरफ एक कार्टिलेज का फ्लैप होता है। तो देखो मान लो ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया की ट्यूब है और ये फ्लैप ऐसा है, ठीक है। अब ये फ्लैप क्या करेगा, जब आप स्वेलिंग करते हो, स्वेलिंग मतलब जब खाने को निगलते हो तो फ्लैप बंद हो जाता है। कार्टिलेज का फ्लैप होता है, जब आप स्वेलिंग करते हो, जब आप निगलते हो बच्चा, तो ये फ्लैप बंद हो जाता है। अब इसका कारण क्या है तो समझ गए होंगे कि ताकि खाना यहाँ ना जाके यहाँ जाए। क्लियर हुआ ये बात। और याद रखना ये जैसे ही बंद होता है तुरंत बाद खुल भी जाता है, ये बात याद रखना, क्योंकि इसी की वजह से ये अगर ओपनिंग बंद हो गई तो आप सांस कहाँ से लोगे, फिर हवा भी तो जानी चाहिए ना अंदर। तो ये सिर्फ तभी बंद होता है जब आप स्वेलिंग, जब आप किसी खाने को निगलते हो, जब खाने को निगलते हो तभी ये फ्लैप बंद होता है, अदरवाइज नहीं होता, बाकी ये ओपन ही रहता है, ठीक है। चलो, तो इस फ्लैप का क्या नाम है, तो एक्चुअली में इस फ्लैप का क्या नाम होता है, इस फ्लैप का नाम होता है बच्चा एपिग्लोटिस। क्या नाम होता है, एपिग्लोटिस। अब बच्चा अच्छा होगा कि अपन लोग क्या करेंगे, शब्दों को तोड़कर पढ़े। क्या पढ़े, शब्दों को तोड़कर पढ़े। चलो अब स्टार्ट करते हैं बच्चा। देखो ये है आपकी ट्रेकिया की ट्यूब, ये है आपकी ईसोफेगस की ट्यूब। वहाँ कचरा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ बता रही हूँ। ट्रेकिया की जो ओपनिंग दिख रही है, ये जो ओपनिंग दिख रही है ना आपको, ये वाली जो ओपनिंग दिख रही है, देखो बच्चा ये वाली, इस ओपनिंग को बोलते हैं बच्चा ग्लोटिस। क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ट्रेकिया की जो एंटीरियर ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, ग्लोटिस कहते हैं। अब ये क्या है, ईसोफेगस। ये था ट्रेकिया, ये है ईसोफेगस। ईसोफेगस की भी ओपनिंग दिख रही है आपको, जहाँ से खाना अंदर जाएगा। तो ईसोफेगस की जो ओपनिंग होती है बच्चा, उसको अपन कहते हैं गलेट। क्या बोलते हैं, गलेट कहते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये कि ईसोफेगस की जो एंटीरियर ओपनिंग होती है, जिससे खाना अंदर जाता है अपने एलिमेंट्री कैनाल में, उसको अपन क्या बोलते हैं, गलेट बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पूछा जाता है। तो उसको, तो ईसोफेगस की जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं अपन गलेट, और जो ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। यहाँ से तो हवा जाएगी, यहाँ से खाना जाएगा। क्लियर हुआ, वहाँ कचरा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ समझा दिया आपको। समझ में आया। दूसरी बात, अब सुनते जाओ। अब देखो बच्चा, ग्लोटिस है, अब एपी का मतलब अब आपको पता है कि ये है ग्लोटिस। अब अगर इसके ऊपर ये फ्लैप बनाया मैंने, इसके ऊपर ये फ्लैप बनाया, तो ये है ग्लोटिस, ये थी ग्लोटिस, और ये फ्लैप ये रहा। तो ग्लोटिस के ऊपर पाया है तो पाई जाती है। तो एपी का क्या मतलब होता है, अबव। एपी का क्या मतलब होता है, अबव, ठीक है। और ग्लोटिस का मतलब मैंने अभी आपको बताया, ये ओपनिंग। तो ग्लोटिस के ऊपर ये ओपनिंग होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चा, एपीग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीग्लोटिस बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना। पहले तो ये आपको आना चाहिए कि ट्रेकिया आपकी वेंट्रल साइड होती है, स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सल साइड, और इन बिटवीन आपकी ईसोफेगस होती है। दूसरी, दोनों की ओपनिंग को क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी आएगा जब अपन ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी ईसोफेगस है तो अपन सिर्फ इस पर ध्यान देंगे, ठीक है, डाइजेशन में है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ट्रेकिया में यहाँ पर आपको क्रॉस ब्रिज दिख रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, बच्चों का हमेशा बच्चों का नॉर्मल क्वेश्चन रहता है कि भाई खाना ट्रेकिया में नहीं चला जाएगा, तो ऐसा नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्योंकि फ्लैप होता है जो बंद हो, जब आप स्वेलिंग करते हो तो फ्लैप बंद हो जाता है ताकि खाना सिर्फ किसी जाए, ईसोफेगस में जाए। ये एक रहता है, ठीक है, मैकेनिज्म होता है अपनी बॉडी का, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। समझ में आ गया, क्लियर। तो ये था आपका फेरिंग्स, और इससे रिलेटेड कुछ बातें थी जो मेरे को आपको बतानी थी। डायग्राम मैंने आपको बोला था, मैं आपको डायग्राम से समझा के बताऊंगी कि कौन सी चीज़ कहाँ होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। अब अपन स्टार्ट करेंगे अपने ईसोफेगस। तो अपन ने सेकंड भी कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, सेकंड ऑर्गन भी कंप्लीट कर लिया, क्या नाम था उसका, फेरिंग्स। अब थर्ड स्टार्ट करेंगे ईसोफेगस, और ईसोफेगस से ही एक्चुअली में अपनी एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है, ये बात याद रखना ना। अब यहीं से ही अपनी पूरी एलिमेंट्री कैनाल एनस तक जाएगी, ठीक है। माउथ को साइड में रख दो, माउथ अपन ने पूरा स्ट्रक्चर कर लिया। अब अपन किसका करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल की, जो ईसोफेगस से लेकर ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस। तो ईसोफेगस से एनस तक लेकर पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। मैं अभी फिर बोल रही हूँ, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर्स बताऊंगी कि इनमें क्या क्या पाया जाता है, ये बस क्या क्या ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड्स होती है जो क्या करती है, बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बताऊंगी अभी। जब डाइजेशन स्टार्ट करूंगी तब पूरा एक साथ स्टार्ट करेंगे, तब मैं ये चीज़ें नहीं बताऊंगी, सिर्फ फिर डायरेक्ट चलेंगे अपन, ठीक है। तो इसलिए बोल रही हूँ कि इस वाले टॉपिक को अच्छे से समझना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब ईसोफेगस जो होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ये बात लगभग 25 सेंटीमीटर तक माना है कि ईसोफेगस बहुत ही नेक ट्यूब होती है, जो कैसी होती है, 25 सेंटीमीटर तक मानी गई है, ठीक है। अपना जो लंग्स होता है वो लंग्स, अब ट्रेकिया अब आगे है तो ऑब्वियसली बात है लंग्स भी आगे होगा। तो लंग्स के जस्ट पीछे की तरफ, लंग्स के जस्ट पीछे की तरफ होती है ये ईसोफेगस, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, इसकी जो लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर तक मानी गई है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं आपको बना रही हूँ, इसको ऐसे ना बना के ईसोफेगस की लेंथ बना देती हूँ, ठीक है। ये है ईसोफेगस, ठीक है, ये ईसोफेगस है, इतना ही है। अब इतना ही ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। चलो बढ़िया। अब ईसोफेगस जो होता है बच्चा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ईसोफेगस एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा ऑर्गन होता है
जो डाइजेशन में कोई हेल्प नहीं करता। अब आप बोलोगे मैम क्या लाइन बोल रहे हो आप? ये बच्चे सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि ईसोफेगस एक ऐसा ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल का जो डाइजेशन में कोई मदद नहीं करता। अब याद करो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बनाना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो इसका मतलब इसकी लेयर कोई भी यानी इसकी सेल कोई भी एंजाइम सीक्रेट नहीं करती। ये है पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो लेयर होती है वो कोई भी एंजाइम सीक्रेट नहीं करती है। तो अच्छा अब क्यों नहीं करती, अब इसका क्या रीजन ये बताती हूँ मैं। अच्छा अब दूसरा बात ये है कि ईसोफेगस की जो लेयर होती है, ईसोफेगस जो होता है आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर अपन पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी, ठीक है, हिस्टोलॉजी। अब अच्छा देखो ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन देन एनस, ये पांचों एक कैनाल, ये एक पूरी ट्यूब है, बस अलग अलग ऑर्गन में मॉडिफाइड हो गई, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इनके अंदर की जो ट्यूब होती है, जैसे मानो कि मैं आपको समझाऊंगा ना, जैसे मानो ये पूरी आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, ईसोफेगस नहीं है, ये पूरी आपकी एलिमेंट्री कैनाल है। इसका छोटा सा पार्ट ईसोफेगस, देन छोटा पार्ट स्टमक, फिर इतना बड़ा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर छोटा सा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में एनस। तो ऊपर वाली ओपनिंग क्या हो गई इसकी, गलेट, ऊपर वाली ओपनिंग देखो गलेट, ठीक है। और ये पूरी पूरी अपनी एलिमेंट्री कैनाल, और ये एलिमेंट्री, ये मैं आपको कंफर्म कर चुकी हूँ पहले लेक्चर में कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल आपके 4-5 ऑर्गन में मॉडिफाइड होती है, ठीक है। तो अब इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल की अपन को क्या देखनी है, हिस्टोलॉजी देखनी, क्या देखनी है, हिस्टोलॉजी। अब व्हाट इज द मीनिंग, अब आप बोलोगे मैम व्हाट इज द मीनिंग, क्या क्या शब्द लेकर आते बच्चा, कुछ भी शब्द नहीं है, बस इजीली समझते जाओ। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है बच्चा, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी इस एलिमेंट्री कैनाल, ये जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अंदर कौन कौन से टिश्यूज है जो इसमें पाई जाती है। इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जितने स्टमक, ईसोफेगस, जितने भी हो, कि इनमें कौन कौन से ऐसे ऑर्गन है, मतलब कौन कौन से ऐसे टिश्यूज है जो पाई जाती है, जिनके बारे में पढ़ा है। एनसीईआरटी का सबसे मेन टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो बनता है 100% बनता है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। मैं आपको एक साथ नहीं बताऊंगी, अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको ईसोफेगस, तो पहले मैं ईसोफेगस की हिस्टोलॉजी पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। देन स्टमक में आएंगे तो स्टमक की हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में तो स्मॉल इंटेस्टाइन की ईसोफेगस पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, फिर लार्ज इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करें ईसोफेगस की हिस्टोलॉजी पढ़ते, ईस्टोलॉजी ऑफ, लिख दो यहाँ पर ईस्टोलॉजी ऑफ ईसोफेगस, ठीक है। तो सबसे पहले ईसोफेगस की हिस्टोलॉजी अपन अच्छे से पढ़ेंगे। देन अगर आपको ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपको स्टमक, इसमें कोई दिक्कत, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। चलो स्टार्ट करें। अच्छा बढ़िया, तो अभी काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा मिटा देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देती हूँ क्योंकि थोड़ा लेंदी है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको हटा दूँ, तो सिर्फ अब अपन ईसोफेगस पढ़ेंगे, ठीक है। मैं फिर बोल रही हूँ बाकी के भी ऑर्गन जब आएंगे मैं डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है, तब उसमें भी अपन देखेंगे। छोटा सा बना देती हूँ यहाँ पर, हाँ बस ये ईसोफेगस है अपनी, ठीक है, और ये ऊपर की ओपनिंग गलेट है, ये ईसोफेगस है, देन स्टमक वगैरह आ जाता है। खैर अब इसको छोड़ो, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले तो यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, हिस्टोलॉजी ऑफ ईसोफेगस, ठीक है। यानी क्या करना, टिश्यूज के बारे में, हिस्टोन का मतलब होता है टिश्यू, ध्यान रखना बच्चा, हिस्टो का क्या मतलब होता है, टिश्यू, ठीक है, हाँ, और लॉजी का क्या मतलब होता है, स्टडी। यानी अब इस कैनाल में कौन कौन से टिश्यूज की लेयर्स होती है जो पाई जाती है, जिनके बारे में पढ़ना है। अब एक साथ नहीं पढ़ेंगे अपन चारों को ना, एक साथ नहीं पढ़ेंगे, इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल को एक साथ नहीं पढ़ेंगे, एक एक करके टुकड़ों में पढ़ेंगे ताकि आपको भी दिक्कत नहीं हो और समझ में आ जाए। चलो तो पहले अब ईसोफेगस की करते हैं। तो अब एक काम करते हैं, अब मेरे को जब मान लो मैंने एक इंसान का डायसेक्शन करा, बोलो मैम आप जिंदा इंसान को मारो, अरे जिंदा नहीं भाई, एमबीबीएस में भी जाओगे ना तुम कभी नीट क्लियर करके, तो उसमें भी तुमको डायसेक्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। खैर तो मान लो एक इंसान लेटा हुआ है, आपने डायसेक्शन करा, ठीक है, डायसेक्शन मतलब उसकी चेस्ट को डायसेक्ट करा और आपने ऑर्गन्स को देखे, तो आपको ट्यूब कुछ ऐसे दिखेगी। ऑब्वियस बात है, इंसान लेटा हुआ है तो ट्यूब भी ऐसी होगी, ऑब्वियस बात है। अब आप इस ट्यूब को जब बाहर से देखोगे, तब तो बाहर से तो आपको कुछ नहीं दिखने वाला, बाहर से सिर्फ एक ट्यूब दिखेगी आपको और एक छोटी सी कैनाल दिखेगी, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। अब अगर आपको इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखना, तो आप इसको कट करने की, यानी आपको इस एलिमेंट्री कैनाल को कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो इसका नहीं लेके, मान लो इसमें इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल का छोटा सा पार्ट है ईसोफेगस, तो अब ये है ईसोफेगस, पूरी एलिमेंट्री कैनाल पढ़ नहीं रहे। अब इस ईसोफेगस को मैंने कट करा, ठीक है। अब मैं कट कैसे करूँगी, ऐसे तो नहीं करूँगी, इसको मैं ऐसे कट करूँगी, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स ऐसे कट करेंगे। जब आप ऐसे कट करोगे तो आप जब ऊपर से नहीं देखोगे तो आपको गोल गोल दिखाई देगा। इसका मतलब ये ट्यूब ऐसी थी, अब आप यहाँ से कट करो, इसको यहाँ से कट करो, तब आप ऐसे कट करोगे तो आपको गोल गोल दिखाई देगा,
दिखाई देगा, ऑब्वियसली बात है। तब आपको 4 तरीके की टिश्यू की लेयर दिखाई देगी। क्या बोला मैंने कि जब आप एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी पढ़ते हो तो बच्चा एक बात हमेशा ध्यान रखना, भले ही ईसोफेगस हो, स्टमक हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो या फिर लार्ज इंटेस्टाइन हो, चारों में ही जब आप चारों की कैनाल को कट करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, 4 तरीके की टिश्यू की लेयर मिलेगी और चारों में ही सेम है। ठीक है, चलो तो अपन इसोफेगस का देखते हैं। तो अब मैंने यहाँ से कट करा तो मेरे को यहाँ पर गोल गोल दिखाई देगा। अब क्या होता है, एक छोटी सी, बस छोटी सी ओपनिंग होती है कुछ ऐसी, मैं इसको ऐसा बना देती हूँ, ये गोल ओपनिंग है, ऐसा दिखेगा, और एक छोटा सा होल दिखेगा आपको, मतलब ये ऐसा होल होगा जिसमें खाना अंदर की तरफ जाएगा। इसका मतलब तो फिर मैम ये क्या चीज़ है, तो बच्चा ये जो पार्ट है ना आपका, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पार्ट वो वाला पार्ट है जिसके अंदर आपके टिश्यूज प्रेजेंट है, मतलब बहुत मोटी लेयर है और सिर्फ इतनी सी होल है जिसमें आपके खाना अंदर की तरफ जाएगा। बस नहीं समझे, क्या नहीं समझे, देखो बच्चा मान लो ये पूरी ट्यूब है, ठीक है। अब ये ट्यूब देखो, अब मैं इसको जब ऐसा करूँगी तो आपको सिर्फ इतनी सी होल ही दिख रही है ना, तो इसी होल के अंदर से अपना खाना गुजरेगा। बाकी की इतनी जो मोटी लेयर है ना, ये मोटी लेयर आपके टिश्यू से मिलकर बनी है और वो 4 तरीके के टिश्यू से मिलकर बनी है। ठीक है, अब वो 4 टिश्यू लेयर कौन कौन सी है, चलो उसकी बात करते हैं। चलो सबसे पहले अपन आउटर की देख लेते हैं। आउटर से इनर जाएंगे, आउटर से इनर मतलब बाहर से। अब मैं क्या करूँगी, इसका डाइसेक्ट करूँ। अब जब इसको देखूंगी, जब मैं इसको जूम करके देखूंगी तो इतना सा पार्ट देख लूँ। अब मेरे को पूरा बनाऊंगी तो बार बार टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप इतने से पार्ट को देखोगे और ये इनर। ठीक है, चलो बढ़िया। अब क्या करते हैं अपन, तो अब अपन देखते हैं। ठीक है, चलो तो आउटर यानी ये वाली, तो ये वाली जो लेयर होगी, ये वाली जो लेयर होगी जो सबसे बाहर वाली होगी, जो आपको बाहर से दिख भी जाती है। ठीक है बच्चा, तो जो पहली लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं बच्चा सिरोसा। क्या बोलते हैं, सिरोसा। ठीक है, ये सिरोसा जो लेयर होती है वो कैसी होती है, फाइब्रस होती है। फाइब्रस का क्या मतलब होता है, फाइबर की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फाइबर की। ठीक है, फाइब्रस लेयर होती है। तो क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी में फाइब्रस लेयर का नाम बताइए, तो क्या बताओगे, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर टिश्यू मेम्ब्रेन या एपिथेलियम की बनी होती है जिसका नाम है सिरोसा। ठीक है, बढ़िया। अब इसके जस्ट नीचे की तरफ देखोगे, ये तो हो गई आपकी पहली फाइब्रस लेयर हो गई। अच्छा, दूसरा जब आप इसके नीचे देखोगे तो आपको एक मोटी सी एक लेयर दिखेगी। ठीक है, ये इतनी सी लेयर है ना, ये वाली जो लेयर होगी आपकी वो कैसी लेयर होगी, अच्छा इसको मैं ऐसे ना बना के ऐसे बनाऊँ। ठीक है ना, ये वाली जो लेयर, जो सेकंड लेयर होती है वो होती है बच्चा आपकी मस्क्यूलैरिस। कौन सी लेयर होती है, मस्क्यूलैरिस। कौन सी होती है, मस्क्यूलैरिस। ठीक है, अच्छा अब मस्क्यूलैरिस में आपको ध्यान रखनी है कि 2 तरीके की मसल्स पाई जाती है, एक तो सर्कुलर और एक लॉन्गिट्यूडनल। अब क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि मस्कुलर लेयर में कौन सी लेयर, यानी कौन सी बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल होती है, कौन सी सर्कुलर होती है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये तो हो गई आपकी सर्कुलर, ठीक है। अब क्या बोला मैंने, ये वाली जो लेयर होती है ये है सर्कुलर मसल्स। ठीक है, ये वाली लेयर है आपकी लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी बच्चा, ये आपकी है लॉन्गिट्यूडनल मसल। ठीक है, और ये आपकी है सर्कुलर मसल, है ना। और इन दोनों लेयर को मिला के, इन दोनों लेयर को साथ में मिला के कहते हैं मस्कुलर लेयर। तो दूसरी जो लेयर हो गई वो कौन सी हो गई, मस्कुलर लेयर हो गई, जो मसल्स की मिलकर बनी होती है। क्या बोला मैंने कि पहली जो लेयर होती है वो होती है सिरोसा, जो बाहर की तरफ होती है, जस्ट उसके अंदर की तरफ होती है मस्कुलर लेयर, मसल्स, और 2 तरीके की मसल से मिलकर बनती है। अब बाहर की तरफ होती है लॉन्गिट्यूड। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मस्कुलर लेयर में बाहर की तरफ कौन सी मसल्स होती है, तो लॉन्गिट्यूड मतलब लंबी। ठीक है, और जो अंदर की तरफ होती है वो होती है सर्कुलर, मतलब सर्कुलर से रिंग जैसी होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लॉन्गिट्यूडनल होती है आउटर और सर्कुलर होती है इनर। मैं इसको यहाँ साइड में लिख दूंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है नीच में। खैर, अब तीसरी जो लेयर होती है वो होती है कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की। तो ये वाली जो लेयर होती है बच्चा, ठीक है, इस लेयर को अपन कहते हैं सब म्यूकोजा। क्या बोलते हैं, सब म्यूकोजा। हाँ लिखो, मैं इसको सही से लिखो तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये वाली जो लेयर है, ये वाली, तो इसको अपन बोलते हैं बच्चा सब म्यूकोजा। सब का मतलब होता है ऊपर या नीचे, खैर ठीक है। और जो नीचे वाली जो लेयर होती है बच्चा, ये वाली,
एक लास्ट जो इनर वाली होती है, जो एपिथीलियम की बनी होती है, किसकी बनी होती है? एपिथीलियम की, ठीक है। ये वाली लेयर कहलाती है अपनी म्यूकोसा, जो सबसे इनर लेयर होती है। तो थर्ड ये हो गई एंड फोर्थ ये नंबर हो गई। तो समझ में आया आपको? दिस इज द हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट्री कैनाल बोल इसो, क्योंकि चारों लेयर सभी चारों ऑर्गन में, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में कॉमन है, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा आपको कि क्यों अलग है, क्यों? क्योंकि देखो ऑर्गन भी तो अलग अलग होते हैं, तो इसमें, लेकिन ये चारों लेयर आपको सभी में मिलेगी। तो क्या बोला मैंने, वापस बता देती हूँ। देखो बच्चा, अपन ने क्या बात करी, अपन ने बात करी कि एलिमेंट्री कैनाल की अपन को टिश्यूज़ देखने थे कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल कितने कितने टिश्यूज। तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल अगर आपसे पूछे तो 4 ही टिश्यू से मिलकर बनती है। फर्स्ट जो ऊपर वाली होती है उसको बोलते हैं अपन सिरोसा, जो फाइबर की बनी होती है। उसके अंदर की तरफ, नीचे की तरफ होती है मस्कुलर लेयर, जो बहुत मोटी होती है, ठीक है, जो मसल्स की बनी होती है, और ये 2 तरीके की मसल से मिलकर बनी होती है। आउटर वाली लॉन्गिट्यूडनल और इनर वाली इनर, आपको सर्कुलर दिख ही रहा होगा। फिर मस्कुलर के नीचे थर्ड लेयर होती है सब म्यूकोसा, जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जिसमें बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और ब्लड और नर्व्स भी इसी में होते हैं। तो एक काम करती हूँ, मैं इसको ऐसा बना देती हूँ, ठीक है। इसी के अंदर आपके ब्लड भी होती है, ये ट्यूब है ना, इसी में आपके कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, यानी ब्लड और नर्व सेल किस में होती है? सब म्यूकोसा की लेयर में होती है। और ये कैसी लेयर होती है? कनेक्टिव लेयर होती है ना, इसमें कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ रहता है। जब तो मैंने इसको फ्लूइडी लेयर बनाया, ठीक है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है। क्वेश्चन आता है कौन सी लेयर, यानी हिस्टोलॉजी एलिमेंट्री कैनाल की कौन सी लेयर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है? तो सब म्यूकोसा इज अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर, ठीक है। और लास्ट की जो लेयर होती है, जो सबसे इनर वाली लेयर होती है, उसको अपन बोलते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा लेयर एक ऐसी लेयर है बच्चा, जो चारों ऑर्गन्स में, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में मॉडिफाइड होगी। इसी की वजह से ये एक तरीके की ग्लैंडुलर लेयर होती है, ध्यान रखना। कैसी होती है? ग्लैंडुलर लेयर बच्चा। इसी की सेल्स मॉडिफाइड होगी और अलग अलग एंजाइम सीक्रेट करेगी। अब बात को मैं वापस बोल रही हूँ, मेरे इस लाइन को समझो। मैंने क्या बोला? पूरी एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी में ये चारों लेयर आपको कॉमन मिलेगी। जब स्टमक पढ़ाऊंगी तब भी ये 4 बताऊंगी, जब आपको स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाऊंगी तब भी ये 4 बताऊंगी, जब लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ाऊंगी तब भी ये 4 बताऊंगी। तो फिर मैम, फिर आप बोलो मैम जब कॉमन है तो फिर आप एक साथ क्यों नहीं पढ़ा देते? क्योंकि बच्चा ये एक साथ बता मैं इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है? कौन से लेयर का होता है? म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर एक तो इनर वाली लेयर होती है, और यही वो लेयर होती है जो इनकी जो सेल्स होती है वो एंजाइम सीक्रेट करने के लिए मॉडिफाइड होती है। अब ईसोफेगस के अंदर कैसा होगा मैं भी बात करेंगे, फिर स्टमक में कैसे चेंज हो जाएगी यही अपन को। तो इसका मतलब मैंने आपको चारों अभी बता दी, अभी चारों के बारे में मैं बार बार नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ आपको म्यूकोसा के बारे में बताऊंगी क्योंकि यही वो लेयर है जो अलग अलग ऑर्गन में मॉडिफाइड होगी। बाकी तो सब सेम है, बाकी सब सेम है चारों में, ध्यान रखना। यही आता है क्वेश्चन, बुक में देखोगे तो बुक में आपको गोल गोल दिखाई दे, ये इस पूरे डायग्राम को गोल बना रखा है बस, और कुछ नहीं। मैंने आपको इतने से पार्ट को ऐसे समझा दिया, आप पूरे मानना समझ जाना, वो आपको पता है आपको। तो फर्स्ट जो लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी में, जो बाहर की लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? सिरोसा। सेकंड वाली मस्कुलर, जो 2 मसल से मिलकर बनती है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर में। बार बार बोल रही हूँ, इस लाइन को रट लेना, मैं फिर बोल रही हूँ इस डायग्राम को पूरा रट लेना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड ही है पूरा का पूरा, ठीक है। तीसरी जो लेयर होती है वो होती है सब म्यूकोसा, जिसमें सबसे ज़्यादा चारों से ही आते हैं क्वेश्चन। देखो चारों में ही कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ है, इसलिए चारों से इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपसे सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि इनर से आउटर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर इनर से आउटर पूछे तो समझ जाना म्यूकोसा, देन उल्टा कर देना, और आउटर से इनर पूछे तो ये वाला ले लेना, ठीक है। ये आता है क्वेश्चन, आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर। और लास्ट में होती है म्यूकोसा लेयर, जो ऐसी लेयर होती है जो ऑर्गन्स में मॉडिफाइड हो जाती है, क्योंकि ये ग्लैंडुलर सेल से मिलकर बनती है। इसकी जो सेल होती है वो ग्लैंड्स की तरह, मतलब ग्लैंड्स की तरह कुछ ना कुछ सीक्रेट करेगी। अब स्टमक में अलग करेगी क्योंकि स्टमक में अलग होता है डाइजेशन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग मॉडिफाइड हो जाएगी, देन लार्ज इंटेस्टाइन में अलग करेगी। खैर समझ में आ गया। तो ये था अपना हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बोलो ईसोफेगस। तो अभी मैंने सिर्फ ईसोफेगस का बताया, तो ईसोफेगस की बात करेंगे। तो हिस्टोलॉजी ऑफ ईसोफेगस मैंने बता दिया। अब मैंने, याद होगा मैंने एक लाइन बोली थी, अभी मैंने इसको पढ़ाने से पहले एक मैंने लाइन बोली थी, ईसोफेगस एक ऐसा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, ये ऐसा ऑर्गन होता है जो डाइजेशन में कोई मदद नहीं करता। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? ईसोफेगस द ओनली पार्ट विच डज नॉट हेल्प इन डाइजेशन, यानी कोई डाइजेशन में मदद नहीं करता। अब इसका क्या मतलब है मैम? बच्चे मैं फिर बोल रही हूँ, डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदलना एंजाइम की मदद से। इसका मतलब इसकी म्यूकोसा लेयर कोई भी एंजाइम सीक्रेट नहीं करती है। यही पॉइंट है जो आपके नीट में पूछा जाता है कि किस एलिमेंट्री कैनाल की म्यूकोसा लेयर कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं करते। तो ध्यान रखना,
म्यूकोजा किसकी, ईसोफेगस की। बाकी के तीनों लेयर कोई ना कोई एंजाइम या फिर कुछ ना कुछ सीक्रेट करेगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ और बता सकती हूँ, ये एंजाइम भले सीक्रेट ना करे म्यूकोजा की लेयर, लेकिन हाँ एक बात बता दूँ कि इसकी जो सेल होती है, इनके बीच बीच में कुछ सेल्स पाई जाती है जिसका नाम है गॉबलेट सेल। म्यूकोजा में कुछ सेल्स पाई जाती है, इसकी अंदर, इसकी ईसोफेगस में म्यूकोजा में कुछ सेल्स पाई जाती है, इसका नाम है गॉबलेट सेल। रट लो, गॉबलेट सेल कहीं पर भी आए हमेशा म्यूकस सीक्रेट करेगी, ठीक है। तो इसकी म्यूकोजा लेयर के बीच में यहाँ पर कुछ गॉबलेट सेल्स होती हैं, वो गॉबलेट सेल्स म्यूकस सीक्रेट कर देती है, और वो म्यूकस जो होता है बहुत ही पतला होता है। वापस मैंने क्या बोला, ईसोफेगस की म्यूकोजा लेयर कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं करती, लेकिन इसके अलावा ये म्यूकस सीक्रेट करती है, और म्यूकस सीक्रेट करने के लिए एलिमेंट्री कैनाल में एक लेयर, एक सेल होती है जिसका नाम है गॉबलेट सेल। ये एक कॉमन सेल है, तो इसको आप स्टमक में भी पढ़ोगे, इसको आप स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पढ़ोगे, ठीक है बच्चा, ये बात याद रखना। तो गॉबलेट सेल कहीं पर भी आ जाए, जिसका दूसरा नाम म्यूकस सेल भी बोल सकते हैं, बुक में लिख रखा है, तो वो हमेशा म्यूकस सीक्रेट करेगी। तो क्या बोला मैंने, अब यहाँ लिख दूँ इसको। तो इसके बीच बीच में कुछ सेल्स होती हैं, है ना। ईसोफेगस की म्यूकोजा में कोई भी एंजाइम सीक्रेट नहीं होता, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेल्स होती है जिसका नाम है गॉबलेट सेल, ठीक है, गॉबलेट सेल। और ये क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। रट लेना कि गॉबलेट सेल्स क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस। अब म्यूकस क्या होता है मैम, बच्चा म्यूकस एक चिपचिपी पदार्थ होता है, एक चिपचिपी पदार्थ होता है जो केमिकल डैमेज से लेयर को बचाने का काम करेगा। अब आप बोलोगे मैम यहाँ कौन सा केमिकल डैमेज हो रहा है, बच्चा हो रहा है, थोड़ा सोच के देखो। स्टमक में आपको इतना तो पता है कि स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है, पता है आपको सभी को कि स्टमक के अंदर क्या सीक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है, ये तो आपको सबको पता है, ठीक है। अब स्टमक के ऊपर ही, तो ये स्टमक के जस्ट ऊपर आपकी ईसोफेगस है, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि थोड़ा बहुत ईसोफेगस के अंदर HCl चला जाए, बिल्कुल जा सकता है। भले ही जाने के लिए बहुत ज़्यादा बैरियर्स हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों की वजह से ऊपर चला जाता है। तो उस HCl, क्योंकि HCl का pH क्या होता है बच्चा, 1.2 तक होता है, 0.9 से 1.2 के बीच में होता है, तो बहुत ही ज़्यादा हाईली एसिडिक होता है, जो अपनी सेल्स को रप्चर और जला देता है। अपने हाथ पे भी लग जाए ना तो अपनी हाथ जल जाएगा, और ये तो अपने पेट के अंदर ही इस तरह सीक्रेट हो रहा है, तो फिर ईसोफेगस के अंदर भी जाने के चांस, इसलिए ईसोफेगस को कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए ईसोफेगस अपने अंदर की तरफ एक चिपचिपी मेम्ब्रेन बना लेती है, ठीक है। और वो चिपचिपी मेम्ब्रेन जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो गॉबलेट सेल सीक्रेट कर, बस इसका यही काम है। तो कुल मिला के ईसोफेगस की हिस्टोलॉजी में जो म्यूकोजा मेम्ब्रेन होती है वो कोई एंजाइम सीक्रेट करती, हाँ, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर गॉबलेट सेल होती है जो म्यूकस सीक्रेट करती है। और बच्चा ये बात ध्यान रखना, ये म्यूकस मैं आपको स्टमक में भी पढ़ाऊंगी, ध्यान रखना, स्टमक में भी मैं आपको ये चीज़ पढ़ाऊंगी, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो। इसके साथ साथ आपको मैं एक बात बता दूं, इसका जो म्यूकस होता है, ईसोफेगस के अंदर जो म्यूकस होता है ना बच्चा, वो बहुत ही पतली लेयर होता है, पहली बात, और बहुत ही वाटरी होता है। तो मैंने क्या बोला कि ईसोफेगस में जो म्यूकस बनता है ना, ये मैं लाइन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब स्टमक वाला पढ़ाऊंगी तो ये यही होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ईसोफेगस में जो म्यूकस होता है, म्यूकस होता है वह वाटरी होता है। वाटरी मतलब चिपचिपा कम होगा और पानी ज़्यादा होगा, चिपचिपा कम होगा और पानी ज़्यादा होगा, और बहुत ही पतली लेयर बनाएगा, यानी म्यूकोसा के चारों तरफ बहुत ही पतली लेयर बनाएगा, यहाँ पर बहुत ही पतली लेयर, ठीक है, पतली होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान, ये क्वेश्चन आता है। अब बच्चा मैं आपको बताऊँ, अब मुझे एक बात बताओ, तुम थोड़ा सोचो कि आखिर क्यों ऐसा होना पड़ा। बच्चा देखो, एक्चुअली में HCl कहाँ से सीक्रेट होता है, स्टमक में, तो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि मैम स्टमक को ज़्यादा दिक्कत आएगी एज़ कम्पेयर टू ईसोफेगस। तो स्टमक के अंदर जो म्यूकस सीक्रेट होगा, तो वो म्यूकस सेल जो सीक्रेट म्यूकस करेगी, तो वो जो म्यूकोजा की जो लेयर होगी वो बहुत मोटी होगी, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी HCl सीक्रेट हो रहा है, तो उसकी वॉल जल नहीं जाएगी क्या। और ईसोफेगस में तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो प्रोटेक्शन के लिए इसने बना रखा है, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम किसको आएगी, स्टमक को, इसलिए HCl की या जो स्टमक की जो म्यूकोजा जो लेयर होती है वो ज़्यादा मोटी होती है, और वो बहुत चिपचिपी होती है, बहुत गाढ़ा होता है, और ये वाला बहुत पतला होता है। ये है काम की बात। तो देखो बच्चा, यहाँ पर कितना कुछ सीखने को मिला अपन को, तो समझ में आया। तो ये था अपना पूरा का पूरा हिस्टोलॉजी ऑफ ईसोफेगस, ठीक है। यही डायग्राम बताऊंगी, स्टमक में सब कुछ सेम होगा, बस दो चीज़ें डिफरेंस होंगी, एक तो म्यूकोजा के अंदर और एक दूसरी क्या होगी वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी, क्लियर। अच्छा, दूसरी बात और सुनो, ईसोफेगस का फिर मैम अगर इसका कोई डाइजेशन में काम नहीं होता, इसका काम क्या होता है, तो बच्चा आप सब जानते हो इसका काम एक ही है, जो खाना अपन ने स्वेल किया है, जो खाना अपन ने निगला है, उस खाने को सही सलामत अपने पेट तक पहुंचा देना। अब कैसे पहुंचाएगा,
तो मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि ईसोफेगस की जो अंदर जो मसल्स होती है वो एक मूवमेंट करती है। मान लो ये ईसोफेगस ऐसी थी और वो मूवमेंट करेगी ऐसे मूवमेंट करेगी। इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, है ना, फ्लेक्सिबल मूवमेंट बोलते हैं इसको, वेवी मूवमेंट बोलते हैं। इस वेवी मूवमेंट, क्योंकि बच्चा अपने, अभी देखो म्यूकस सीक्रेट हो रहा है, अब म्यूकस कैसा है, थोड़ा बहुत तो चिपचिपा है ही ना। अब खाना भी अपना सलाइवा के साथ चिपचिपा हो जाए तो वो चिपक नहीं जाएगा क्या? सोच के देखो, खाना जब अपन ने खाना यहाँ निगला है तो खाना के चिपक नहीं जाएगा क्या? ये थोड़ा सोच के तो देखो, ऐसा नहीं हो, इसलिए ईसोफेगस की मसल्स मूव करती है और जिससे मूव करके खाना नीचे खिसकता खिसकता स्टमक में चला जाता है और उस मूवमेंट को अपन बोलते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। तो इसका मतलब ईसोफेगस ने कोई डाइजेशन तो किया नहीं, इसलिए मैंने यही बता दिया। तो सिर्फ ये क्या करता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट करता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट करवाता है, जिससे खाना मुंह से कहाँ चला जाता है, स्टमक में, बस। और इसका कोई अदरवाइज कोई काम नहीं होता। तो आया समझ में आपको? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैं फिर बोल रही हूँ आपको, ये जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने आपको फिर बोला ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी पूरे डाइजेस्ट सिस्टम में, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं पूरे डाइजेस्ट सिस्टम का, इसलिए इसको अच्छे से समझना, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी। तो ईसोफेगस हिस्टोलॉजी पढ़ ली, काम था वो भी थी, क्योंकि इसका डाइजेशन मदद नहीं, तो फिर मैंने यही बता दिया इसका। यानी अपन जो डाइजेशन पढ़ेंगे तो इसका कोई रोल नहीं होगा, इसका सिर्फ एक ही काम होगा, खाने को नीचे बना। डाइजेशन में एक्चुअली में कहाँ स्टार्ट होगा, स्टमक से, खैर वो तो अपन आगे देखेंगे, ठीक है? तो ये था अपना ईसोफेगस। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, बस एक लास्ट चीज़ और ईसोफेगस के लिए, ठीक है? फिर इसके बाद ईसोफेगस कंप्लीट करके देन अपन स्टमक पढ़ेंगे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल का। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। खैर ठीक है, हटा दूँ मैं इसको हटा देती हूँ मैं ना। अब बच्चा देखो, आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ। बच्चा देखो, पहले मैं आप मुझे बताओ, अपनी बॉडी में कितने तरीके की मसल्स होती है? नाम सुना हो तो ठीक है बच्चा, वरना कोई दिक्कत नहीं है, अपन नए बच्चे हैं, अपन सब बेसिक के पूरा अच्छे से समझेंगे। बच्चा अपनी बॉडी में 3 तरीके की मसल्स होती है, इसको छोड़ो, ये वाली मसल्स अलग है। अपनी बॉडी में मेजॉरिटी जो मसल्स होती है वो कौन सी हो, 3 तरीके की मसल्स पाई जाती है। एक स्केलेटन मसल्स, एक स्मूथ मसल्स और एक कार्डियक मसल्स। ये 3 मेजर मसल्स होती है जो अपनी बॉडी में फंक्शन और पोजिशन के हिसाब से पाई जाती है। स्केलेटन मसल्स वो मसल्स होती है जो अपनी हड्डियों के साथ जुड़ी रहती है, जो अपने कंट्रोल में होती है, यानी वॉलंटरी एक्शंस करती है, ठीक है? दूसरी कौन सी है? दूसरी अपनी स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स वो मसल्स होती है जो अपनी बॉडी के ऑर्गन्स में, इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट होती है, जिसमें अपना कोई रोल नहीं होता, अपने हिसाब से काम करेगी, अपना कोई रोल नहीं, अपन उसको कोई रोक नहीं सकते। और तीसरी होती है कार्डियक मसल। तो बच्चा कार्डियक शब्द कहीं पर भी आया है तो उसका मतलब होता है अपना हार्ट, अपना दिल, ठीक है? तो ये मसल सिर्फ और सिर्फ अपने हार्ट में प्रेजेंट होती है। खैर अगले चैप्टर, जब चैप्टर आएगा तब इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। बस मैं अभी इतना बता रही हूँ, अभी इतना ध्यान रखो कि अब आप बोलो मैम अभी आप ये चीज़ क्यों बता रहे हो? बच्चा बताना जरूरी इसलिए बता रही हूँ। तो बस इतना ध्यान रखो कि अगर आपसे पूछे कि अपनी बॉडी में मस्कुलर जो टिश्यू होती है जिसमें कितनी तरीके की मसल्स पाई जाती है, तो आप बोलोगे 3 तरीके की। कितनी तरीके की? 3 तरीके की। स्केलेटन मसल्स जो अपने कंट्रोल में होती है, जिसको अपन कंट्रोल, देखो मेरा बच्चा ये अपने हाथ है, इस हाथ में हड्डियां हैं, तो इस हड्डी के साथ अपनी मसल्स भी है। अब मैं अपने हाथ को मूव कर रही हूँ तो मेरी मर्जी के हिसाब से कर रही हूँ ना, मैं नहीं करना चाहती, तुम्हारा नहीं करना चाहती। तो ऐसे एक्शन जो अपने हिसाब से कंट्रोल होते हैं उनको अपन वॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं, जो अपनी स्केलेटन मसल्स वर्क करती है। दूसरी है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स वो होती है जो अपनी बॉडी के ऑर्गन्स में होती है। अब बॉडी के ऑर्गन्स में जैसे आपके स्टमक में हो गया, अब स्टमक में कैसा पाचन हो रहा है तुम्हें पता है क्या? कुछ नहीं पता तुमको। इंटेस्टाइन में कैसे वो घूमती है तुम्हें पता है कि? कुछ पता नहीं चल रहा, अपनी मर्जी से काम करेगी वो, तुम्हारे कोई कंट्रोल नहीं। तो ऐसा एक्शन जो अपने कंट्रोल में नहीं होता उसको इनवॉलंटरी एक्शंस करते हैं, जो स्मूथ मसल्स करती है। और तीसरी है कार्डियक मसल्स, जो अपने सिर्फ और सिर्फ हार्ट में होती है। ये एक स्पेशलाइज्ड मसल्स होती है, सबसे मॉडिफाइड मसल्स होती है अपनी बॉडी के। खैर इसके बारे में आगे बात करें। अब अपन बात करते हैं कार्डियक मसल्स की, तो बात करेंगे नहीं क्योंकि कार्डियक सिर्फ हार्ट में है। अब बच्चे से 2 मसल, स्केलेटन और स्मूथ मसल। अब ध्यान से सुने, एक मजेदार बात बताती हूँ। ईसोफेगस का ऊपर का 1/3 पार्ट अपने कंट्रोल में होता है। मैंने क्या बोला? ईसोफेगस का ऊपर का 1/3 पार्ट अपने कंट्रोल में होता है। तो अभी अपन ने बोला कि मैम अपने कंट्रोल में, इसका मतलब तो स्केलेटन मसल होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब अपन स्वेलिंग करते हैं तो जब अपन निगलते हैं खाना तो अपने कंट्रोल में रहता है। तुम नहीं निकलना चाहते मत निकलो, तुम निकलते निकलते वापस तुम खाने को बाहर ले आते हो तो तुम्हारे कंट्रोल में है, अपने सबके कंट्रोल में है। तो बच्चा ईसोफेगस का जो 1/3 पार्ट होता है वो स्केलेटन मसल से मिलकर बनता है। स्केलेटन मसल, यानी इस पूरे हिस्टोलॉजी में, इस पूरे डायग्राम में ऊपर वाले पार्ट में स्केलेटन मसल्स होगी, ठीक है, 1/3, ठीक है। अब इसके जो ये स्टमक आ गया, अब इसका जो 1/3 वाला पार्ट जो सबसे नीचे की तरफ है, जो सबसे नीचे की तरफ, जब इंटरनल जो स्टमक की तरफ है, ये 1/3 पार्ट स्मूथ मसल से मिलकर। अब बच्चा अंदर वाला पार्ट को तो आपको तो कोई मतलब ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं अंदर वाला पार्ट मेरा अच्छा है या बुरा है, तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब वो कैसी मसल से मिलकर बना होगा? स्मूथ मसल से मिलकर बना होगा, ठीक है। और जो बीच वाला पार्ट होता है 1/3,
वो बोथ यानी दोनों मसल से मिलकर बनता है। ये है काम की बात जो आपको बतानी है। आया समझ में? तो ईसोफेगस का वो पार्ट जिसमें अपन स्वेलिंग करते हैं, तो अब निगलना अपने हिसाब से तो होता है, बच्चा निगलते हो ना तो अपने हिसाब से निगल सकते हो बस। तो वो अपने हिसाब से, तो इसका मतलब वो स्केलेटन मसल सबसे अंदर वाली जो अपने कंट्रोल में है ही नहीं, जो अपने कंट्रोल में है ही नहीं, तुम जानते ही नहीं हो कैसी है वो क्या नहीं, स्मूथ मसल इनवॉलंटरी। और दूसरी है ना, इन दोनों के बीच में जो बीच वाला जो पार्ट होता है उसमें दोनों मसल्स ऊपर की तरफ स्केलेटन होती है, नीचे की तरफ स्मूथ होती है। तो ये थी ईसोफेगस का स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये अपन ने पूरा ईसोफेगस पढ़ा। अब आप सोच लो मैम हमको तो सिर्फ इतना सा पता था कि खाने को आगे ले जाना, अभी तक कहाँ पढ़ लिया अपन ने, अच्छा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी है पूरा का पूरा, बस थोड़ी बहुत चीज़ें एडिशनल है जो चीज़ मैंने बताई, बट बाकी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। जो मैंने आप पूरा खोज के आपको वही चीज़ बताई है जो आपके पेपर में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। बस अगर आपने इसको अच्छे से देखा तो क्लियर हो गया, चलो बढ़िया। तो ये अपना था ईसोफेगस। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन? स्टमक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थोड़ा सा पानी पी लूँ, अब आप देख लो जब तक। चलो ठीक है, उसको मिटाते हैं और अपना नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे इंपॉर्टेंट, देखो पूरी एलिमेंट वैसे कैनाल में तो चारों ही इंपॉर्टेंट है ना, ईसोफेगस से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक चारों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन वाला, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलो इसको हटा दो अब मैं। इस लेयर को नहीं मिटाऊंगी मैं बस, क्योंकि लेयर वैसे की वैसी रहेगी। इसको हटा देती हूँ, इसको हटा देती हूँ, इसको बैठा देती हूँ, ठीक है। हाँ तो अपन ने थर्ड ईसोफेगस भी कंप्लीट कर लिया बच्चा, ठीक है। अब अपन सबसे मेन टॉपिक पढ़ेंगे स्टमक। क्या पढ़ेंगे अपन? स्टमक पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब इस डायग्राम को ऐसे बने रहने दें, मैं स्टमक का डायग्राम वहाँ बनाऊंगी, इसको मिटा दूँ पूरा, इस डायग्राम को अब यहाँ बनाएंगे आप। जैसे अपन हिस्टोलॉजी ईसोफेगस करा वैसे हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक भी करेंगे। सबसे पहले पे स्ट्रक्चर बता दूँ बाहर का, देन उसके बाद अपन करेंगे, ठीक है। चलो अब डायग्राम बनाते हैं अच्छा खासा। हाँ ये अपनी ईसोफेगस है, ये टेढ़ी बाकी नहीं है, सीधी है ना। हाँ ये ईसोफेगस है और दिख रहा है आपको अपने पेट जैसा? सही है बिल्कुल, हाँ मैम सही है बिल्कुल। यहाँ पर कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, हाँ देखो कुछ ये आपको ऐसा स्ट्रक्चर होता है अपनी बॉडी के अंदर स्टमक का, ठीक है बच्चा। ये पार्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, ये थी अपनी गलेट, ये क्या थी? अपनी गलेट थी। ये अपनी ईसोफेगस था, मैं पढ़ा चुकी हूँ इसके बारे में पूरी डिटेल। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? अपन स्टमक के बारे में, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो है ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ उसको। ये क्या था अपना? ईसोफेगस, ठीक है इसके, और ये था अपना गलेट। तो अब इसको अपन साइड में रखते हैं, अब अपन करेंगे स्टमक। स्टमक जो होता है बच्चे एक बैग लाइक, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चे। देखो कहीं पर भी आपकी बॉडी में SAC आ जाए, सैक, सैक का मतलब होता है बैग, सैक लाइक या बैग लाइक स्ट्रक्चर। सैक का मतलब होता है थैला जिसके अंदर कोई चीज़ स्टोर होती है, सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसका शेप कैसा होता है? जे शेप का। कैसा होता है बच्चा? जे शेप का होता है। ये बात याद रखना, कैसे शेप का होता है? जे शेप का होता है, क्लियर। चलो बढ़िया। अब देखो बच्चा अब जब आप इसको अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली में होता क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये क्या बनाया मैंने, ये क्या है, ये क्या बनाया मैंने बच्चा? ये है अपना डायफ्राम। मैंने बोला था ना ईसोफेगस अपने लंग्स के पीछे होता है, और लंग्स में अगर आपने देखो, ये अपनी लंग्स, ये अपनी ट्रे क्या थी, ये बट गई, ये अपने लंग्स थे। लंग्स के नीचे की तरफ यहाँ डायफ्राम होता है, ठीक है। तो लंग्स के पीछे तो थी अपनी ईसोफेगस, ये ईसोफेगस थी, देन अपना स्टमक यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये डायफ्राम होता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे। तो ये जो मैंने बनाया ना, ये क्या होता है? ये अपना है डायफ्राम, ये अपना है डायफ्राम। स्पेलिंग नहीं आ रही मेरे को, बट समझ जाना, ठीक है। तो ये अपना कौन सा होता है? डायफ्राम होता है, क्लियर। चलो बढ़िया। अब देखो बच्चा क्या होता है,
कि जब अपन स्टमक को देखते हैं तो स्टमक के बुक में वैसे तो 3 दे रखे हैं, बट फिर भी आप ध्यान रखना स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। ठीक है, चलो अब देखो, जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है जो ऊपर की तरफ खिसका रहता है, मतलब डायफ्राम के ऊपर की तरफ खिसका रहता है, इस पार्ट को अपन बोलते हैं फंडिक पार्ट। कौन सा पार्ट बोलते हैं? फंडिक पार्ट। ठीक है, वो पार्ट जो अपने स्टमक के इस साइड में यानी लेफ्ट साइड खिसका हुआ रहता है, इस पार्ट को अपन बोलते हैं यानी बल्जिंग। ये वाला है बल्जिंग पार्ट। ये कैसा है? बल्जिंग पार्ट होता है अपना। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है जो लेफ्ट साइड खिसका हुआ रहता है, इसको अपन बोलते हैं बच्चा कार्डियक पार्ट। कौन सा पार्ट होता है? कार्डियक पार्ट। ठीक है, बीच का जो पार्ट होता है यानी ये वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को अपन बच्चा बोलते हैं बॉडी। बुक में नहीं लिख रखा है ये वाला, बॉडी वाला नहीं लिख रखा है। ठीक है, आप 3 ही हो तो 3 ही ध्यान रखना। ठीक है, और जो लास्ट पार्ट होता है ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये नैरो हो जाता है आगे जाके, इसको अपन बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट। तो कुल मिला के स्टमक के वैसे तो 3 पार्ट होते हैं, लेकिन बॉडी भी इंक्लूड किया गया है। तो फर्स्ट होता है फंडिक, जो बल्जिंग पार्ट होता है, जो ऊपर की तरफ खिसका हुआ रहता है, डायफ्राम की तरफ खिसका हुआ रहता है। ठीक है, दूसरा पार्ट कौन सा होता है? दूसरा पार्ट होता है अपना लेफ्ट साइड होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जो लेफ्ट साइड खिसका हुआ रहता है, इसको अपन बोलते हैं कार्डियक पार्ट। और जो नैरो होके आगे जाके जो स्टमक, जो आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है? अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट होगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे? पाइलोरिक पार्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो गए, तो मैं नंबरिंग लिख दूँ 1 2 और ये 3। चौथा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, याद होगा तो बढ़िया ही है कि भाई हाँ भाई स्टमक का चौथा पार्ट भी होता है जिसको अपन बॉडी भी बोलते हैं, जो बीच वाला पार्ट होता है ना उसको हम बॉडी। तो पहले तो आपको ये आना चाहिए कि तीनों एक्चुअली में होते कहाँ हैं। मैं फिर बता रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। ऊपर का जो बल्जिंग पार्ट, देखो बच्चा ये स्टमक है, ये ऊपर का बल्जिंग पार्ट है, तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट कौन सा है? फंडिक पार्ट। अब स्टमक का वो वाला पार्ट जो इधर खसका हुआ है, तो ये वाला जो पार्ट है जो इधर खसका हुआ लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं कार्डियक। अब इसको क्यों बोलेंगे मैं बताती हूँ। और जो नीचे वाला जो पार्ट होगा, जो नैरो बन रहा है, जो नैरो जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जुड़ेगा, उस वाले पार्ट को अपन बोलेंगे पाइलोरिक पार्ट। क्लियर? बढ़िया। अब देखो बच्चा, अब इसको ऐसा क्यों बोलते हैं बच्चा? देखो, कार्डियक शब्द कहीं पर भी आए, कार्डियक शब्द कहीं पर भी आए, उसका मतलब होता है हार्ट। और आपको पता है लेफ्ट साइड होता है अपना हार्ट, दोनों लंग्स के बीच में, डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम के बीच मतलब बीच में फंसा हुआ रहता है अपना हार्ट, जो लेफ्ट साइड ही होता है। अब बल्जिंग पार्ट भी तो किस साइड ही है? लेफ्ट साइड ही है, मतलब इधर ही खसका हुआ है कार्डियक वाला भी। इसलिए कि ऐसा बॉडी में ऐसा बच्चा बोला गया, मैं बोला तो क्या, मैं लिख देते हैं कि कहीं पर भी हार्ट के आसपास की चीज़ों को, आसपास पाई जाती, हार्ट के पास आसपास जो भी चीज़ें पाई जाती है ना, उस चीज़ों के आगे कार्डियक लगा देते हैं, तो समझ में आ जाता है कि भाई हाँ ये चीज़ हार्ट के पास में पाई जाती है, इसलिए स्टमक के उस वाले पार्ट को कार्डियक पार्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसको पाइलो बोलते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़िया। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा, तो ये बात हो गई। अब अपन आते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक। तो अब मैं यहाँ लिख दूँ हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक, यानी स्टमक में के अंदर पाई जाने वाली जो टिश्यू लेयर है उसकी बात करेंगे अपन। ठीक है, इसोफेगस की बात करी, मैंने क्या बोला था? चारों लेयर सेम है, कोई ये भी तो मैंने मिटाया नहीं है। वही आउटर वाली सीरोसा, इनर वाली मस्कुलरिस सेकंड नंबर की, थर्ड नंबर पे सब म्यूकोजा और फोर्थ नंबर पे म्यूकोजा, सब कुछ सेम है। लेकिन फिर मैंने आपको क्या बोला था कि मैम सब कुछ सेम है, तो फिर एक जैसा पढ़ लेते हैं। तो बच्चा सब कुछ सेम है तो फिर ऑर्गन भी एक ही होता, अलग अलग क्यों होता, और फंक्शन भी अलग अलग क्यों होते? तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चेंज है ना, जभी तो वो कौन सी चेंज है? इसमें आता है चेंज, म्यूकोजा लेयर में। मैं आपको बोल चुकी हूँ कि म्यूकोजा लेयर ही ऐसी लेयर है जो ऑर्गन्स में मॉडिफाइड होकर अलग अलग उसको बनाती है कि भाई हाँ इसके अंदर ये अलग फंक्शन है, इसमें अलग फंक्शन है। ठीक है, तो स्टमक की एक तो म्यूकोजा लेयर अलग होती है, और एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चा आपको ध्यान रखने, अब मैं यहाँ पर ये 2-3 नाम मिटा रही हूँ, मैं वापस बताऊँ। ठीक है, अब इसको हटा दूँ, इसको हटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा अलग बनेगा डायग्राम, इसलिए इसको हटा देते हैं। इसको वापस लिख दूँगी मैं, इसको हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा इसका रीज़न बताती हूँ मैं। मैम ये तो सेम था, आप क्यों हटा रहे हो? मैम मत हटाओ बच्चा, मुझे बताना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। खैर चलो स्टार्ट करें। चलो, सिरोसा बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं सिरोसा में, फाइब्रस लेके सिर्फ और सिर्फ मस्कुलर, स्टमक की जो मस्कुलर लेयर होती है, स्टमक की जो मस्कुलर लेयर होती है बच्चा, देखो ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इन तीनों में मस्कुलर की 2 मसल्स होगी
आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। अब आप बोलोगे मैम स्टमक में क्या लगे, बच्चा स्टमक में भी ये दोनों होगी, लेकिन एक मसल्स एडिशनल मसल है जो सिर्फ और सिर्फ स्टमक में पाई जाती है, जो इन तीनों के साथ में होगी। अब आप बोलोगे मैम कैसे, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हटा के वापस बना दूंगी मैं डायग्राम, ठीक है। अब सुनो, मैंने क्या बोला, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि मैं हिंदी में लिखूंगी, स्टमक की यानी स्टमक की मस्कुलर लेयर 3 मसल से मिलकर बनती है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टमक में ही है, ठीक है। चलो, और तीनों का नाम क्या है, चलो लिख देती हूँ। पहले तो लिखेंगे आउटर वाली, देन मिडल, देन इनर, ठीक है। आउटर वाली सेम, आउटर होगी लॉन्गिट्यूडनल जो अभी बताया अपन एज यूजुअल जो है। मिडल वाली जो है वो हो जाएगी आपकी, इस केस में मिडल वाली हो जाएगी आपकी क्या बोल, सर्कुलर। और इनर वाली जो होगी, जो एक एडिशनल लेयर है जो सिर्फ उसे स्टमक में होती है, उसको बोलते हैं ऑब्लिक मसल। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, सही बोल रही हूँ, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत बार, ठीक है। जितना स्टमक लगा उतना कम है कि स्टमक की मस्कुलर लेयर बाकी सभी एलिमेंट्री कैनाल से अलग क्यों है, क्योंकि स्टमक की मस्कुलर लेयर में इन दोनों के अलावा एक और लेयर ऑब्लिक, एक एडिशनल मसल पाई जाती है जिसका नाम है ऑब्लिक मसल। तो इसका मतलब अब जब मैं यहाँ डायग्राम बनाऊंगी तो यहाँ पर ये वाली तो आपकी कौन सी थी, लॉन्गिट्यूडनल। मिडल वाली अभी कौन सी बात करी, सर्कुलर। हाँ, इस केस में सर्कुलर मिडल होगी, लेकिन बाकियों के केस में जब ये दोनों है तो सर्कुलर इनर हो जाएगी, ध्यान रखना। और कौन सी, ऑब्लिक मसल। तो ऑब्लिक मसल कुछ ऐसी है, मान लो ये ऑब्लिक मसल्स, ये है ऑब्लिक, और ये तीनों है आपकी मस्क्यूलैरिस। ये है काम की बात जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ किस में है, स्टमक में ही है। ये है आपको जो याद रखना है, सिर्फ स्टमक के अंदर ये ऑब्लिक मसल पाई जाती है, अदरवाइज किसी एलिमेंट्री कैनाल में और कोई एडिशनल मसल नहीं होती, केवल स्टमक को छोड़कर, ठीक है। बढ़िया, एज यूजुअल। अब ये है आपकी सब म्यूकोजा। इन मस्कुलैरिस के बाद कौन सी लेयर आती है, सब म्यूकोजा। वही सब म्यूकोजा के अंदर ब्लड वेसल होगी, नर्व होंगे, नर्व फाइबर। तो ये वाली आपकी वही सब म्यूकोजा जो सेम थी, कोई चेंज नहीं है बस। और एक लास्ट है आपकी म्यूकोजा, ये है थोड़ी चेंज, ठीक है। अब म्यूकोजा, अब आपको पता है कि स्टमक भी अब स्टमक में क्या बोलते हैं, डाइजेशन होता है। तो अगर स्टमक में डाइजेशन होगा तो इसका मतलब स्टमक की म्यूकोजा एंजाइम सिक्रेट करेगी। अब ईसोफेगस में तो डाइजेशन हो नहीं रहा था, तब उसके अंदर मॉडिफाइड ही नहीं होती, लेकिन स्टमक की म्यूकोजा मॉडिफाइड हो जाती है, ग्लैंड्स बनाती है, अलग अलग ग्लैंड्स होती, अलग अलग सेल्स होती है जो अलग अलग एंजाइम सिक्रेट करेगी, ठीक है। और अगर आपने नाम सुना हो कि स्टमक में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकोजा मेम्ब्रेन का ही मॉडिफाइड होता है। तो पता कैसा होता है, देखो ये है एपिथेलियम इसकी, और देखो ये अंदर से मतलब ऐसे ये घूम जाती है, म्यूकोजा की लेयर देखो ऐसे घूम जाती है, ये देखो ऐसे हो जाती है, ये है म्यूकोजा लेयर। और ये जो ग्लैंड है ये अपनी, ये लेयर तो है म्यूकोजा, ये अपनी प्यूरी म्यूकोजा है, लेकिन म्यूकोजा की जो ये वाले जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं बच्चा गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसके बारे में पूरा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अभी अपन गैस्ट्रिक ग्लैंड नहीं पढ़ना है, जो सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है, स्टमक में पाई जाती है। तो ये बात मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ म्यूकोजा मेम्ब्रेन ही ऐसी है जो अलग अलग पार्ट में अलग अलग मॉडिफाइड हो जाएगी। ईसोफेगस में सिर्फ उसके पास सिर्फ एक ही सेल थी, गोबलेट सेल, जो आपको मैंने फंक्शन सब बता दिया, उसके अंदर कुछ एंजाइम सीक्रेट नहीं होता। स्टमक में एंजाइम सीक्रेट होते हैं, एक्सेल सीक्रेट होते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट होती है। तो इसलिए इसमें 6 तरीके की सेल्स पाई जाती है। खैर अपन को पढ़ना नहीं है, अपन को सिर्फ 5 ही पढ़नी है, ठीक है। 5 में की 4 ही पढ़ लो, बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो 5 तरीके की सेल्स साइज, और वो 5 सेल्स एक जगह इकट्ठा रहती है, और उस इकट्ठे जब सेल्स 5 अलग अलग सेल्स एक जगह इकट्ठा होकर रहती है तो उसको अपन ग्लैंड बोलते हैं। तो इस वाली जो ग्लैंड होगी, जो अपन पूरा डिटेल पढ़ेंगे, तो इस ग्लैंड को अपन बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो एक तरीके की गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करी, और वो जूस जो होगा 5 तरीके की सेल से अलग अलग सीक्रेट होकर आएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ था अपना हिस्टोलॉजी, मैंने आपको बता दिया क्या इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसकी म्यूकोजा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में पूरा डिटेल स्ट्रक्चर करेंगे। किसके बारे में, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो एक बार देख लीजिए आप, ठीक है, क्लियर। चलो बढ़िया।
अब स्टार्ट करें, गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलो इसको मिटा दें, अब इसको मैं हटा देती हूँ ना, हटा दोगे इसको, हटा दो बच्चा इसको, हाँ क्योंकि थोड़ा बड़ा है ये, तो इसको हाँ छोटे से बना लेंगे इसको, लेकिन अब अपन मेन बात करेंगे अपना, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, तो अपन क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो क्या सीक्रेट करेगा। पहले तो ये पता होना चाहिए गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक की म्यूकोसा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ म्यूकोसा इन ऑफ स्टमक, ठीक है। पहले तो ये बात मैं आपको कंफर्म कर चुकी हूँ, और सिर्फ किस में होती है, स्टमक में ही होती है, ठीक है, बढ़िया। तो अपन एक पढ़ा था, ये सीरोसा थी, देन लॉन्गिट्यूडनल थी, ये मस्कुलर थी, देन सब म्यूकोसा थी, देन आपकी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को था जो म्यूकोसा थी, बस इतना ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, ठीक है, पूरा नहीं लिख रही मैं, आप समझ जाओ ये वाले ग्लैंड। अब मैं इसको ऐसे ना बना के ऐसे बना लूँ, है ना, उल्टा बना देती हूँ ना, हाँ अब इसको उल्टा बना लेते हैं, कंफ्यूज मत होना। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये है अपनी गैस्ट्रिक। बच्चा कंफ्यूज नहीं होना, इस स्ट्रक्चर को उल्टा कर दो, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को मैंने बस उल्टा कर दिया और कुछ नहीं करा है ना, समझ जाओ। तो ये है म्यूकोजा, और यहाँ पर आपकी देखो सब म्यूकोजा, देन उसके नीचे आपकी कौन सी आ जाएगी, मस्कुलरिस आ जाएगी, देन उसके जस्ट बाहर आपकी सीरोसा आ जाएगी। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्लियर, बढ़िया। तो इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ मैं, तो अलग अलग दिखेगी। अब इसमें अलग अलग चौक लेनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि अलग अलग सेल्स है, अलग अलग तरीके से बतानी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है ये, तो इसको प्लीज़ अच्छे से समझना, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। तो स्टार्ट करें, हाँ, तो ये है म्यूकोजा की अपनी एपिथीलियम जो बाहर की तरफ है, ये है म्यूकोजा की एपिथीलियम, है ना, एज यूजुअल जो होती है, ठीक है, क्लियर। चलो अब अपन देखते हैं, इधर यहाँ बनाओ। पहली जो सेल होती है, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होती है, नेक पर, नेक रीजन। ये आपको एक नेक रीजन नहीं दिख रहा, छोटा सा पार्ट, इस रीजन को अपन नेक रीजन बोलते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे प्रेजेंट होती है, अलग 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 बना देती हूँ, अलग से ऐसे प्रेजेंट होती है। मेजरली ये है ना गैस्ट्रिक ग्लैंड के नेक में प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना। होती तो यहाँ पर भी है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में होती है, ध्यान रखना। लेकिन मेजरली कहाँ प्रेजेंट होती है, ये बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में कहाँ प्रेजेंट होती है, नेक पर। यही क्वेश्चन आता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के नेक पर कौन सी सेल्स होती है। अभी बताऊंगी, मेरे को नाम बता रही हूँ मैं, ये है, ठीक है, कुछ ऐसी है। अरे भाई ठीक है, बस ऐसा है, तो आपको याद ही वाले रखनी है। पहली सेल जो अपन पढ़नी वो है बच्चा, नाम सुना है आपने, अभी अभी मैंने बोला था, गॉबलेट सेल। ये है अपनी पहली सेल जिसका नाम है गॉबलेट सेल, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट नेक ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, नेक रीजन में प्रेजेंट होती है। समझ में आ गया। गॉबलेट सेल का एक और नाम होता है, लेकिन अब गॉबलेट सेल करती क्या है, गॉबलेट सेल म्यूकस सीक्रेट करके, अभी बताया था हमने इसोफेगस में। गॉबलेट सेल क्या सीक्रेट करती है, सीक्रेट्स म्यूकस, ठीक है। इसी वजह से इसका दूसरा नाम होता है, इसी वजह से ये म्यूकस सीक्रेट करती है, दूसरा नाम भी बोल सकते हैं गॉबलेट सेल, सॉरी म्यूकस सेल बोलते हैं, ठीक है। बच्चा देखो कंफ्यूज नहीं होना है, गॉबलेट सेल का दूसरा नाम होता है म्यूकस सेल। क्यों, क्योंकि ये क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है, ठीक है। अब म्यूकस क्या है इसके बारे में बताऊंगी मैं, अभी पहले मैं नाम बता दूँ पाँचों के, उसके बाद, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आए। दूसरी जो सेल होती है बच्चा, है ना, वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो जो अपनी फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं आपको, यहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इनका शेप कुछ कैसा बनाए, ऐसा बना लेते हैं, सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है आपको, यहाँ फिंगर जैसे यहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ ज़्यादा प्रेजेंट होती है, ठीक है।
ये देखो फिंगर जिस पोजीशन पर होती है, और उस दूसरी सेल का नाम है, यहाँ लिख दूँ, इधर लिख दूँ, दूसरे सेल का नाम है चीफ सेल। क्या नाम है? चीफ सेल। मतलब चीफ सेल को पेप्टाइड सेल भी कहते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और जाइमोजन सेल भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि चीफ सेल के दो नाम बताइए। ठीक है, तो याद रखना चीफ सेल को क्या बोलते हैं बच्चा? जाइमोजन सेल, पेप्टाइड सेल भी बोलते हैं। ये जो होता है आपको पता होना चाहिए, ये क्या सीक्रेट करता है? पेप्टाइड आ रहा है तो ऐसे याद रखो पेप्सिनोजन, ये एंजाइम सीक्रेट करेगी। ठीक है, और वो एंजाइम कौन कौन से होंगे? 3 तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो ये सीक्रेट करती है। ठीक है, पहला पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, दूसरा प्रोरेनिन, ठीक है, और तीसरा माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज। ये 3 एंजाइम ये सीक्रेट करती है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि चीफ सेल जो होती है, जो आप गोल गोल बनाई है मैंने, ठीक है, देखो ऐसे शेप की है, देखो ताकि आपको याद रहे, ऐसे शेप की जो सेल है। ठीक है, और वो वाली कैसे शेप की सेल है? ऐसे वाली है। ठीक है, तो जो चीफ सेल है पेप्टाइड सेल होती है, वो एंजाइम सीक्रेट करती है। क्वेश्चन आता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में वो सेल का नाम बताइए जो एंजाइम सीक्रेट करती है। तो 3 तरीके के एंजाइम सीक्रेट होते हैं, पहला पेप्सिनोजन है ना, दूसरा प्रोरेनिन, और तीसरा माइल्ड गैस्ट्रिक। अब अच्छा, माइल्ड का मतलब होता है कम, बहुत ही माइन्यूट मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा। और गैस्ट्रिक क्यों बोला? क्योंकि ये किसके अंदर है? स्टमक में सीक्रेट हो रहा है। क्योंकि बच्चा लाइपेज ऐसा एंजाइम होता है जो पेनक्रियाज भी सीक्रेट करती है, तो वहाँ पेनक्रियाटिक लाइपेज बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये लाइपेज कहाँ सीक्रेट हो रहा है? स्टमक में सीक्रेट हो रहा है, इसलिए इसको अपन क्या लगा देंगे? गैस्ट्रिक लगा दो। ठीक है, खैर समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान। अब अच्छा मैं आपको एक यहाँ पर मैं फंक्शन नहीं बताऊँ, फंक्शन में सिर्फ किस में बताऊँगी? किस में बताऊँगी? आपको डाइजेशन में। अब इतना ध्यान रखो कि किसी के भी नाम के पीछे नोजन आ जाए और किसी के भी नाम के भी आगे प्रो आ जाए, ये 2 अगर शब्द किसी के नाम के पीछे और आगे लग जाए तो समझ जाना वो इनएक्टिव होते हैं। तो अभी इसका मतलब ये दोनों कैसे है? इनएक्टिव एंजाइम है। ये बहुत ही मदद करेगा आपको ये शब्द ध्यान रखना, क्योंकि अभी जब अपन एंजाइम पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स आएंगे। तो किसी के भी नाम के पीछे नोजन लग जाए और किसी के भी नाम के आगे प्रो लग जाए तो दोनों का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव एंजाइम। तो एक्चुअली में दोनों कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। ये तो एक्टिव होता है लेकिन ये तो ना इनएक्टिव होता है। क्लियर? चलो, तीसरी जो सेल का नाम है, तीसरी जो सेल है वो अपनी कौन सी है? तीसरी सेल होती है बच्चा कुछ ऐसे शेप की, जो इनके बीच बीच में प्रेजेंट होती है, इनके बीच बीच में ऐसे प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनके बीच बीच में प्रेजेंट होती है, और उस सेल का नाम आपने अच्छे से सुन रखा होगा। ठीक है, हाँ, और ये जो सेल मैंने बनाई है इसका नाम है बच्चा, तीसरी सेल है, इसका नाम है अपना ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऑक्जेंटिक, अब ये करती क्या है? ये क्या कर सकती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करती है। ठीक है, 2 केमिकल सीक्रेट करेगी, एक तो HCl सीक्रेट करेगी, इसके साथ साथ ये एक और चीज़ सीक्रेट करती है, वो है कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, और एक ऐसी है, ऐसी कलर के शेप में बनाई है मैंने। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो अच्छा मैंने बताया 6 तरीके की सेल होती है, जिसमें से 3 तो मेजर है, जिसमें 3 मैंने आपको बता दी। तो तीसरी आपके ऑक्जेंटिक सेल जो बीच बीच में प्रेजेंट होती है, इनके जो है ना क्या सीक्रेट करती है? 2 केमिकल सीक्रेट, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करेगी, HCl सीक्रेट करती है, और दूसरा कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। कासल इंट्रिंसिक फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जो विटामिन B12, जो विटामिन जो होता है ना B12, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, नेक्स्ट में डाइजेशन में पूरा समझाऊंगा। इतना ध्यान रखो कि यह विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक होता है अपनी बॉडी में। तो क्वेश्चन आता है कि कासल इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टमक में। ठीक है, जो क्या करता है? विटामिन B2 के एब्जॉर्प्शन में मदद करवाता है। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान, तो 3 हो गई। ठीक है, 2 और सेल्स हैं, 2 और सेल्स हैं, मैं आपको बता दूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। चौथी जो सेल है वो है अर्जेंटिफिन सेल, है ना, अर्जेंटाइन सेल बोलते हैं इसको। अब ये कहाँ होती है ना, ऐसे बना लो इसको, ऐसे प्रेजेंट होती है, ऐसे। ठीक है, तो ये जो सेल होती है इसको अपन बोलते हैं यहाँ लिख दूँ, अर्जेंटिफिन सेल्स पूछा जाता है। ठीक है, अर्जेंटिफिन सेल, ये बच्चा ऐसी सेल होती है जो एक लोकल हार्मोन सीक्रेट करती है। लोकल हार्मोन, यही क्वेश्चन आता है कि स्टमक में कौन सा लोकल हार्मोन होता है जो कौन सीक्रेट करती है? तो अर्जेंटिफिन सेल जो होती है वो लोकल हार्मोन सीक्रेट करती है, और उस लोकल हार्मोन का नाम है गैस्ट्रीन। ठीक है, अब ये एंजाइम करता क्या है बच्चा? अब पहले आपको डिफरेंस बता दो कि लोकल हार्मोन और एक्चुअली में हार्मोन क्या होता है। बच्चा देखो, आपकी जो मेनली जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, एंड्रिन, वो बच्चा सीक्रेट मतलब
मतलब ये सीक्रेट तो कहीं और करती है अपने हार्मोन को, लेकिन इनकी जो टारगेट सेल होती है वो किसी दूसरी जगह पर होती है, तो उनको मेन ग्लैंड्स बोलते हैं। लेकिन लोकल हार्मोन या लोकल ग्लैंड्स वो होती है जिनका टारगेट सेल भी वहीं प्रेजेंट होता है और वो सीक्रेट भी वहीं करती है। तो गैस्ट्रिन अपने टारगेट सेल स्टमक के अंदर ही टारगेट सेल होती है जिसको वो टारगेट करती है। और एक्चुअली में करती क्या है गैस्ट्रिन हार्मोन, करता क्या है ये हार्मोन, इन सभी को गैस्ट्रिक जूस को, इन सब से मिलकर क्या बनेगा, गैस्ट्रिक जूस बनेगा। और उस गैस्ट्रिक जूस को क्या करेगा, ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो आया समझ में? तो गैस्ट्रिन जो हार्मोन होता है वो इन सभी जूस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। यानी कुल मिला के वो गैस्ट्रिक ग्लैंड की रेगुलेशन में मदद करेगा ताकि वो लिमिटेड अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करे। ठीक है, तो ये बात मैं बताऊंगी वैसे आगे डाइजेशन में, तब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और चौथी जो सेल होती है स्टेम सेल बोलो या बेसल सेल बोलो बच्चा, वो ऐसी सेल होती है जो इनके मरने और जीने को कंट्रोल करेगी। जैसे यमराज होते हैं ना, यमराज जिन्होंने पता रहता है कि भाई इसी आदमी की मृत्यु कब है, कब लेकर जाना है, बस वही वाला कंडीशन होती है कि कब मरना है कब जीना है, तो वाली कंडीशन में लिख देती हूँ फिर भी, है ना। फिफ्थ जो सेल होती है वो होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, फिफ्थ और बेसल सेल, है ना। ये जो सेल होती है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है सेल के प्रोडक्शन को। ना ज़्यादा इन ये 4 सेल मैंने जो मेन बताई ना इन ज़्यादा 4 सेल को ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो और ज़्यादा कम भी नहीं हो। ठीक है, तो ये था अपना गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो एक बार बता दो तो फटाफट में हिस्टोलॉजी में अपन ने ये पढ़ा, ये चीज़ पढ़ी अपन ने। तो म्यूकोसा मेम्ब्रेन इसके एक ग्लैंड बना जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये ग्लैंड ज़्यादा 2 या 3 या ज़्यादातर 5 तक हो सकती, ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, दूसरा ये है बच्चा, अच्छा आप सुनते जाओ बात को, जो मज़ेदार बात बता रही हूँ, है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो कुल मिला के 6 सेल से मिलकर बनती है। बच्चा 6 बताया मैंने, लेकिन आपको सिर्फ याद रख सकते हो, ये रख लेना, वरना 4 तो याद रखना। बच्चा बुक में दे रखा है, मैं वो नहीं कर सकती, बुक में दे रखी है चारों सेल के नाम। ठीक है, पहली जो सेल बताई वो है गॉबलेट सेल, जो नेक रीजन में प्रेजेंट होती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाता है, ये क्या करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है, इसलिए इसको म्यूकस सेल भी बोलते हैं। दूसरा है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एंजाइम। अब अगर डाइजेशन में एंजाइम नहीं होंगे तो फिर किसी काम के नहीं, इसलिए इसको चीफ सेल बोलते हैं, मुख्य सेल बोलते हैं। इससे ज़्यादा पेप्टाइड बोलते हैं, इसको जाइमोजन सेल भी बोलते हैं। ये 3 तरीके के एंजाइम सीक्रेट करते हैं, प्रेप्सिनोजन, प्रोलिन और माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेस। ये तीनों ही जो होते हैं इसके थ्रू सीक्रेट होते हैं। और इसके लिए मैंने आपको एक बात दी, किसी के भी नाम के पीछे नोजन और किसी के भी नाम के आगे प्रो लग जाए तो उसका मतलब होता है इनएक्टिव। तो दोनों इनएक्टिव, अब एक्टिव कैसे होंगे बाद में अपन देखेंगे। तीसरी जो सेल होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्जेंटिक सेल, जो बीच बीच में प्रेजेंट होती है इन दोनों सेल्स के। ठीक है, जो क्या सीक्रेट करती है, 2 चीज़ें सीक्रेट करती है, 2 फैक्टर, ये 2 केमिकल सीक्रेट। एक तो HCl, जो HCl क्या करेगा वो अपन आगे देखेंगे डाइजेशन में। और कासल फैक्टर के लिए याद रखो बच्चा कि ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है। अब कैसे करेगा वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, और चौथी सेल मैंने बताया अर्जेंटिफन सेल्स होती है, जो छोटी छोटी अमाउंट में प्रेजेंट होती है, बीच बीच में, ज़्यादा नहीं होती। जो एक हार्मोन, लोकल हार्मोन, ये क्वेश्चन आता है, लोकल हार्मोन, हार्मोन नहीं लोकल हार्मोन। हार्मोन और लोकल हार्मोन में डिफरेंस है। हार्मोन वो है कि एक ग्लैंड ने देखिए, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने सीक्रेट अपने ब्रेन में सीक्रेट करा, लेकिन वो काम कहाँ करेगा, अपनी हड्डियों पे, और हड्डी तो नीचे होती है अपनी, इसलिए तो ऐसी वो होती है मेन ग्लैंड्स। लेकिन ये ग्लैंड ऐसी होती है, ये सेल्स ऐसी है जी वहीं पर ही काम कर रही है और वहीं से ही सीक्रेट हो रही है, इसलिए इसको लोकल हार्मोन बोलते हैं। तो उसका नाम है गैस्ट्रिन। और गैस्ट्रिन का काम क्या होता है, इन सभी को कंट्रोल करना। यानी इन सबसे जो जूस बनेगा उस जूस का नाम होता है अपने पास गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, और इस पूरे गैस्ट्रिक जूस को कंट्रोल कौन करेगा, ये गैस्ट्रिन करेगा। और लास्ट की जो सेल है अपने स्टेम और बेसल सेल, ये ऐसी सेल होती है जो इनके मरने और जीने को कंट्रोल करे। मरने जीने मतलब समझे ना, ज़्यादा ना प्रोडक्शन हो जाए ना ज़्यादा ये इनकी ना कमी नहीं हो जाए, मतलब नॉर्मल अमाउंट में इनको बैलेंस कर, इन सभी सेल्स को बैलेंस करके रखेगा। याद रखो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं। बट इसके अलावा तो ये 4 सेल तो रखना ही रखना, जो आपके NCERT में खुले शब्दों में लिख रखी है। ये सारी चीज़ें पढ़ोगे अच्छे से देखोगे तब आपको दिख जाएगी ये। ठीक है, तो ये था अपना गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट। तो स्टमक का स्ट्रक्चर और ईसोफेगस स्ट्रक्चर अपने आज इस लेक्चर में कंप्लीट करा। अगले लेक्चर में अपन लार्ज इंटेस्टाइन, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लार्ज का और स्मॉल का ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना बड़ा नहीं है, उसके लिए वो छोटा सा ही है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लिवर। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड के दूसरे ग्लैंड अपन लिवर पढ़ेंगे। तो तीनों अपन अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और एक और बात और मैं बता दूँ कि इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में मैंने आपको बोला था ना कि म्यूकस सीक्रेट हो रहा है, तो HCl सीक्रेट होगा, तो HCl से बचाने के लिए कोई लेयर होनी चाहिए। तो अपना पेट जलता क्यों नहीं है, तो बच्चा देखो ये गॉबलेट सेल्स यहाँ से म्यूकस सीक्रेट करेगी। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये गॉबलेट सेल्स यहाँ से म्यूकस सीक्रेट करेगी। अब ये जो म्यूकस जाएगा, इस म्यूकस के ये जो म्यूकस होगा वो ये म्यूकोसा लेयर के आगे बहुत ही मोटी लेयर बनाएगा। ये बात मैं अभी बताई थी ना मैंने आपको कि स्टमक में म्यूकोसा लेयर जो होती है बहुत मोटी होती है। तो इसका रीज़न देख लो, अब यहीं से ही HCl सीक्रेट होगा तो हार्म तो इसको ज़्यादा होगा ना, इसलिए इसको ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। इसलिए इसमें म्यूकस लेयर ज़्यादा थिक होती है, बहुत चिपचिपी होती है, बहुत ही मोटी होती है। ये बात याद रखना, एज़ कम्पेयर टू ईसोफेगस। ईसोफेगस में बहुत पतली होती है, बहुत पानी होती है और बहुत ही ज़्यादा थिन होती है।
ठीक है। लेकिन इसमें बहुत ही मोटी होती है, बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है, ताकि HCl इसको ज़्यादा हार्म कर नहीं सके। क्लियर हुआ? तो बस ये आपको बताना था। तो ये अपना स्टमक वाला कंप्लीट हो गया आज। क्लियर? तो ये था अपना हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक पढ़ा। आज अपन ने मेन जो टॉपिक था अपना, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो अपने कंप्लीट करा। तो आज अपन ने इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ही करी हैं। तो अगर बुक लेकर आ गए हो तो अच्छी बात है बच्चे, इसको बुक में देखना, वरना कोई बात नहीं। अगर बुक में ही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको हर एक का डायग्राम बता दूँगी ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसी के साथ आप लेक्चर एंड करते हैं। अगले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लिवर वाला कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे। और अगले लेक्चर में कोशिश करूँगी पैनक्रियाज भी करवा दूँ, तो थोड़ा लेंदी है तो ठीक है, कोशिश करूँगी मैं पैनक्रियाज वाला भी करवा दूँ, फिर देन अपना डाइजेशन बचेगा। डाइजेशन में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना इनमें स्ट्रक्चर मिला, बट अगर स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया तो डाइजेशन में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप ये वाला ज़्यादा अच्छे से समझो बच्चा। ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ, मैंने अभी किसी का भी फंक्शन, किसी भी एंजाइम का फंक्शन नहीं बताया अभी। क्यों नहीं बताया? मैंने आपको बोल चुकी फंक्शन सिर्फ और सिर्फ बताऊंगी मैं डाइजेशन में बताऊंगी। ठीक है, बढ़िया। तो चलो इसी के साथ एक्सरसाइज करते हैं। क्यों